एक सवाल आप लोगों से, आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, महंगाई इतने ही लोगों को परेशान कर रही है? गिने चुने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, नहीं, अब बढ़ गए थोड़े। 10, 15, 20, कुछ हाथ बढ़े, कुछ हाथ बढ़े इधर महंगाई बेरोजगारी पे। जेब में नौकरी की चिंता भी युवाओं को नहीं सता रही है। अच्छा, आप सेकेंड राउंड सुनिए इस क्वेश्चन का। आप में से कितने लोग जिन्होंने हाथ महंगाई बेरोजगारी के लिए उठाया, वो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा समझकर अपना वोट डालते हैं? देखिए, हाथ और कम हो गए। यही सच्चाई है भारत की कि महंगाई सताती है, बेरोजगारी भी परेशान करती है, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर लोग वोट नहीं करते हैं। बहरहाल, इस पर हम वापस चर्चा में आएंगे। आज हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के 3 नेताओं से बातचीत की है, वो भी हम आपको राज तिलक में सुनाएंगे। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से हमने यही रिवर फ्रंट में बात की है। भूपिंदर हुड्डा, जो कि नेता विपक्ष हरियाणा में, यहाँ पे गुजरात में वो पहुंचे हुए हैं, काम देख रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की है। और पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी, नेता से भी, तीनों की बातचीत सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं हर्ष सांघवी से, जिसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा। बातचीत करने के लिए इन्हीं चुनावों पर हमारे साथ गृह राज्य मंत्री गुजरात के हर्ष सांघवी जी जुड़ रहे हैं। हर्ष सांघवी जी, जब भी आपसे बात होती है तो सबसे पहले लोग आपको आपकी उम्र बताते हैं कि आप तो बहुत यंग हैं और 37 साल में हैं, लेकिन ये बताइए कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, जनता आपको एक बार फिर से 5 साल के लिए चुनेगी, क्यों? क्या किया है आपने ऐसा जिसकी वजह से जनता फिर से कहे नहीं बीजेपी? या आपको लगता है बस मोदी जी का चेहरा आपने पोस्टर पे लगा दिया, जीत आपकी? जिस प्रकार से गुजरात को अगर आप 2002 पहले, ठीक 27 साल अगर पहले देखोगे, तो गुजरात का पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये सब शहरों में किस प्रकार की हालत हुआ करती थी। आज हम जिस शहर में खड़े हैं, जिस शहर में खुल के आप देख सकते हो कि हजारों लोग यहाँ पे खुले में घूम रहे हैं, सभी समाज के लोग भी यहाँ दिखेंगे एक साथ। 2002 पहले और 27 साल पहले यहाँ पे ऐसा हुआ करता था, अगर किसी को जाना है शहर में बाहर तो पहले पूछना पड़ता था कि आज शहर चालू है या कर्फ्यू लगा हुआ है शहर। इस प्रकार की हालत मेरे राज्य की थी। आज मेरा राज्य देश में सुरक्षाओं के मामले में, कानून व्यवस्थाओं में नंबर 1 पे है। आज सभी समाज साथ में मिलकर ये राज्य के विकास में आगे बढ़ रहे। किसानों की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, युवाओं की रोजगारी की बात हो, सभी विषय में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों ने साथ में मिलकर ये राज्य को एक अच्छी विकसित गति में आगे बढ़ाया है। इसी कारण से 27 साल से चल रहा ये रिश्ता कायम है, ये रिश्ता अविरत है, ये रिश्ता दिलों का रिश्ता है। 2022 से 2027 भी ये रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल के ईसीजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस बार, क्योंकि पहले दौर में वोटिंग लगभग 5-6% कम हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि ईसीजी में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया हार्ट के, जनता के साथ जो कनेक्शन है? देखिए, ये दिल के संबंध बहुत ही ताजगी से चलते हैं। ये संबंध अविरत है और अविरत संबंधों के ईसीजी में कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। नहीं। देखिए, पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, क्योंकि सूरत में माजुरा सीट से आप लड़ते हैं, सौराष्ट्र का इलाका, पाटीदार डिसाइडिंग वोट परसेंटेज है कई सीट्स पर। क्या पटेल, पिछली बार जो आपसे नाराज थे, उनको आप ले आए अपनी तरफ? क्या हार्दिक पटेल के सिर्फ आ जाने से वो सारे आपकी तरफ वोट डाल देंगे? देखिए, पिछले चुनाव में मात्र हार्दिक पटेल आप बता रहे थे कि पूरा चुनाव बदलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे गुजरात की जनता और जिस प्रकार से पाटीदार समाज और भारतीय जनता पार्टी का जो लगाव है, वो एक सिक्के 2 पहलू जैसा है। गुजरात के विकास में पाटीदार समाज का विकास हुआ है और पाटीदार समाज के विकास में गुजरात का विकास हुआ है। गुजरात की पाटीदार समाज की बात हो, ओबीसी की बात हो, एससी की बात हो, एसटी की बात हो, जनरल की बात हो, ये सभी समाजों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े लगाव से जुड़ा हुआ है। सर, मैं आपको बताता हूँ, अल्पेश कठीरिया, गोपाल इटालिया, आपने देखा कि कई बयान आए, फिर भी इन्होंने गोपाल इटालिया पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये नेता जो अल्पेश कठीरिया बहुत मतलब बड़े चेहरे के तौर पर वो भी थे पार्टी, क्या इन लोगों के खड़ा होने से सूरत में आपको डेंट होगा? देखिए, आपने देखा है कल इस प्रकार के उनके स्टेटमेंट। पाटीदार समाज हमारा काफी धार्मिक समाज है और जिस प्रकार से गोपाल इटालिया की सोच लोगों के सामने आई है, कहीं ना कहीं पाटीदार समाज के दिल में कभी बहुत ही बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि ठोस पहुंची है, क्योंकि धर्म की जो आस्था है वो आस्था तोड़ने की कोशिश गोपाल इटालिया द्वारा कई दफा की गई। सत्यनारायण की कथा में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए,
मंदिर में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, मंदिर में महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं उन लोग के साथ जिस प्रकार की घटनाएं बनती है, उस प्रकार के स्टेटमेंट से, गोपाल इटालिया के ये स्टेटमेंट से पाटीदार समाज में एक भारी नाराजगी है। अच्छा चलिए अब इस ब्रिज से नीचे चलते हैं, जिसके बाद मैं एंटी रेडिकल सेल पे आपसे, क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री हैं, ये एंटी रेडिकल सेल कैसे काम करेगा, आइए चलते हैं। एंटी रेडिकल सेल पर मैं हर्ष जी आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, गृह राज्य मंत्री जी, बुलडोजर खरीदवा लिए, अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है बुलडोजर ही तो चलवाएंगे ना बाबा जी की तरह? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इससे दुख क्यों है। डिमोलिशन तो राज्य में कई शहरों में ये रेगुलर प्रोसेस में चलते रहते हैं। मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है जब हाँ, सड़क बना रहा था गुजरात में। तो मैं बस आपको यही तकलीफ है, मंदिरों के आंकड़े आप कभी पढ़ते ही नहीं हो। मजार पे जब बुलडोजर जब फिराया जाता है तभी उनको क्यों दुख होता है। ये इलीगल एक्टिविटीज जो है, खास तौर पे जो अवैध जो बांधकाम की है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन जो की है, उसको डिमोलिशन सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। एंटी रेडिकल सेल अब आपसे समझना चाहती हूँ, गृह मंत्री भी देश के अमित शाह जी उस पर बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं। ये एंटी रेडिकल सेल क्या बला है, कैसे काम करेगा, मतलब आप रेडिकल का डेफिनेशन क्या है? एंटी रेडिकल सेल का मतलब क्या है कि देश में किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी कोई प्लानिंग के हिसाब से ना की जाए, नीचे से स्लीपर सेल्स नए ना बने। देश की सुरक्षा के लिए एंटी रेडिकल सेल का सहयोग करना चाहिए या उसको विरोध करना चाहिए। चुनाव सामने है, मैं समझ सकता हूँ, आपको समाज के वोट्स लेने वो समझ सकता हूँ, लेकिन आप हर एक चीजों को एक ही समाज से क्यों जोड़ा जाता है। एंटी रेडिकल सेल ये राज्य की सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाया जाएगा। पुलिस का एक नया डिपार्टमेंट होगा, वो एक सेल बनेगा, वो सेल खास तौर पे इस प्रकार की गतिविधियों पे ध्यान रखेगा। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टीज के लिए बनाया जाएगा। जो मदरसाओं में जो एजुकेशन का उनका करिकुलम जो है उस पे भी निगरानी रखने के लिए बनाया जाएगा, जिसके कारण बच्चों को खास तौर पे अच्छी पढ़ाई मिले। काट क्या खोजी आम आदमी पार्टी ने कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो क्या, लंबे टाइम से इस पे सवाल हो रहा है लेकिन बीजेपी का कोई नेता इस पे कुछ बोलता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की बात को आप इतना सीरियस लेते हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन भगवान गणेश जी की श्रद्धा, उनकी पूजा अर्चना वो अरविंद केजरीवाल जी हमें सिखाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने जो ये पूरा मुद्दा उठाया है कि गोधरा का, योगी आदित्यनाथ जी को आप ले आए, गोधरा, आप तो गृह राज्य मंत्री, आपको पता है कितने सेंसिटिव ये इश्यूज हैं, उसको पॉलिटिकली चुनावों के वक्त उछालना क्या सही है? नहीं, मतलब योगी जी उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी गुजरात के प्रचार में नहीं आएंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे? वो तो आ ही रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तो धावा योगी जी बोल क्यों दिया। नहीं आ पाएंगे? लेकिन योगी जी ये कह रहे हैं ना कि गोधरा में जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवाद का साथ देती है, राम भक्तों की हत्या हुई, यहाँ पर कराई गई, इसकी जरूरत है? आप तो बड़ा सेंसिटिव है ना, आप तो गृह राज्य मंत्री, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर। हम इतिहास से जुड़े हुए देश हैं और हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं इतिहास को समझना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने तो सच्ची बात बताई है, जो इतिहास में जो कांग्रेस ने किया वो उन्होंने लोगों को बताया, तो उसमें कुछ गलत क्या है? चलिए ठीक है, एक सवाल जिसके बिना ये इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता। आप गृह राज्य मंत्री हैं, सवाल मोरबी के इंसाफ का है और ये इंसाफ का इंतजार गुजरात में जगह जगह पे लोग कर रहे हैं, जो दूर दूर से भी देख रहे हैं। आरोप सीधा है सर कि क्या घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो पटेल है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आखिर उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? आप लोग चौकीदार इधर उधर के लोगों को पकड़ रहे हैं, आखिर कसूरवार को मतलब जो लोग हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा? अगर आप एफआईआर को एकदम अच्छी तरह से जांच करोगे, और मैं तो आपसे विनती करता हूं कि आप विपक्ष की बात मत सुनिए, आपके चैनल में जो लॉ एंड क्राइम का जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको बोलिए कि एक बार एफआईआर एकदम अच्छी तरह से पढ़ी जाए। एक्शन लेंगे मैं आप? हिंदी और इंग्लिश में भी आपको दूंगा। नहीं, मुझे तो एक्शन लेना ही लेना है और हम सब उस शख्स के खिलाफ जो कि घड़ी की कंपनी बनाता था, देखरेख का काम देख रहा था, जिसके मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूँ कि अगर आप एफआईआर पढ़ोगे तो हमने पहले ही लिखा है, जिन्होंने ये ब्रिज मेंटेनेंस के लिए जिसको ये काम दिया गया था, जो घड़ी की कंपनी ने जिसको मेंटेनेंस के लिए काम दिया था, वो और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग,
उसके बाद गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल पे ये ब्रिज जिसको संभालने को दिया है वो, और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग। और तीसरे नंबर के जो है उसमें लिखा है हम लोग ने कि ये घटना में जितने भी दोषित हैं वो सभी लोग, मतलब उसमें जुड़े हुए सभी लोग ये एफआईआर में है, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। वो उनका काम है, वो उनकी समझ है। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब 8 दिसंबर को आज तक पर आपके साथ खास बातचीत होगी जिसमें फिर ये आपसे विनती है कि आप सूरत में आपके रिपोर्टरों को, सूरत से दिल्ली की नहीं, सूरत से दिल्ली की 3 फ्लाइट निकलती है, और आपसे विनती है कि दरवाजे पे ही आपके कोई रिपोर्टरों को पकड़ के रखना, बोलना कि जो आए उनको पकड़ के पूछे कि इतने दिन से जो झूठी बातें, झूठे रिपोर्ट जो आपने लोगों के सामने दिए थे उसका जवाब उनसे जरूर से मांगना, क्योंकि ये सब दिल्ली भाग जाने वाले 8 दिसंबर को। ठीक है, अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत होगी, लेकिन आप जरूर उस दिन लाइव रहिएगा आज तक पर, क्योंकि 8 दिसंबर और मैं जवाब दूंगा। ठीक है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उस दिन भी आपसे चर्चा होगी। हर्ष सांघवी जी, आप आए, हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।